हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमिनस और केरोसिन। तो यहाँ जो सीएनजी है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा अधिक जो चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है वो है पुरी। कौन सा शहर है पुरी और कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चेचक के टीके का आविष्कार किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम धातु। कौन सी धातु? सोडियम धातु। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? वो क्या कर रहा है? भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन कर रहा है। तो उपरोक्त कथन में संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होगी? बोध करना। क्या होगी? बोध करना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। तो यहाँ पे बात की जा रही है सर्प के बारे में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपरदन। तो यहाँ जो संरक्षण है ये अन्य तीनों से भिन्न है। वनोन्मूलन, वनों को नष्ट करना, मरुस्थलीकरण और अपरदन। तो ये इन सबसे क्या अलग है? संरक्षण अलग है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस पर बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रकरण में सुमेलन करता है? अब यहाँ पे एक शिक्षक क्या कर रहा है? अधिगम उद्देश्य को इस बात पर बनाता है कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना है। तो यह अधिगम उद्देश्य किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को सम्मिलित करता है? तो यह सम्मिलित करता है सर्जना को। किसको? सर्जना को।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सीएनजी का कैलोरी मान या फिर जिसे ऊष्मीय मान कहते हैं, डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। तो बिल्कुल सही है कि सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है वह डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो केरोसिन का कैलोरी मान होता है वो कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, और कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है कि कोयले का जो कैलोरी मान होता है वो लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। इसमें पूछा गया गलत कथन, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत कथन दिया गया है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रतिनिष्ठ, किसके प्रतिनिष्ठ? बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, कैसी भी शिक्षा हो। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो लोहे का एक ठोस आयताकार क्या है? गुटका है, और किसी मेज के शीर्ष पर रखा जा रहा है, और ऐसे रखा जा रहा है कि उसके जो विभिन्न फलक, अलग अलग जो फलक हैं वो मेज को स्पर्श कर रहे हैं। तब इसमें क्या होता है कि समान बल और भिन्न भिन्न दाब जो है वह गुटका आरोपित करता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल और नारियल का तेल। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें से, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर कौन नीला और काला रंग प्रदान करेंगे? इनमें से अगर आयोडीन घोल के साथ इन सब का परीक्षण किया जा रहा है तो इनमें से कौन कौन जो है नीला और काला रंग प्रदान करेंगे? तो आपको बता दिया जाए कि इसमें से जो उबले और पिसे आलू हैं, रोटी और ब्रेड का एक जो टुकड़ा है, और जो नारियल का तेल है, इन सब का परीक्षण अगर आयोडीन घोल के साथ किया जाएगा तो नीला और काला रंग प्रदान होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से फर्स्ट, थर्ड और 5 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। अब ऑप्शन दिए गए, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा या सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल इसलिए दिया जाना चाहिए कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। तो हस्तशिल्प क्रियाकलाप और जो परियोजनाएं होती हैं ये विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग होते हैं, और इनका अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जैव मंडल आरक्षण या फिर आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं।
तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 1/15 सेकंड, मतलब 15 से 1 को डिवाइड किया जाए तो इतने सेकंड तक बना रह सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। ए ऑप्शन है, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। बी ऑप्शन, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त 3 कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से प्रेक्षण है और कौन से निष्कर्ष हैं। तो प्रेक्षण में से कौन सा है, जो व्यक्ति है आने वाली ट्रेन की वायु की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता है। तो ए ऑप्शन क्या प्रेक्षण हो जाएगा और बी और सी क्या है, इसमें से निष्कर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। अब ऑप्शन पहला है, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उन्हें यह समझाने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है परंतु यह तस्तरी प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। और चौथा ऑप्शन है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसे आदर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही कि एक बच्चा कहता है हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। तो एक शिक्षक को किस प्रकार से समझाना चाहिए, तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझाने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।